हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ पढ़ाई भी दवा के मतलब चल रही है। तो आ चुके हैं BRM के अपन सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट के ऊपर। जी हाँ, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। आज BRM की सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट तक मुझे कंप्लीट करने का पूरा मेरा मानस बना हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर QTM के न्यूमेरिकल, FMCG के न्यूमेरिकल और अदर जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए हैं, उनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं, यूनिट्स बच गए हैं, जल्द से जल्द प्रिपेयर करने की कोशिश हमारी तरफ से चल रही है। हम जल्दी से जल्दी आपको सारे यूनिट, सारा सिलेबस प्रोवाइड कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द वो सीख सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड इसीलिए पहले करे हैं ताकि आप BRM के बेस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे BRM जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे या खुद जो स्टडी कर रहे होंगे, कॉलेज ने कुछ कराई होगी, तो हम ये जल्दी कैप्चर कर सके। ठीक है, चलिए BRM की स्टडी के अंदर अपन ने फर्स्ट यूनिट में रिजल्ट, सेकंड यूनिट में अंदर रिसर्च डिजाइन के ऊपर डिटेल में बात करी थी। ये टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट पार्ट के अंदर, डेप्थ इंटरव्यू में बता चुका हूँ। ये एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ये फर्स्ट टाइप में हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हो गया है, मतलब सेकंड पार्ट के अंदर अपन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन से शुरू करेंगे। ओके, तो जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, अगर थ्योरी मैंने यहाँ भर भर के इसलिए लिखी है, पहले कभी भी इतनी थ्योरी भर भर के नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को BRM में थोड़ा लिखने में हेल्प हो जाए, बच्चों को नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। बच्चों को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है, बस आज ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तीनों यूनिट में अपलोड कर दूंगा आई पॉजिटिवली। ठीक है, तो चलिए अपन BRM शुरू कर देते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो माफी चाहेंगे, जल्दी ही आपकी जो PPT है वो अपलोड हो जाएगी, तो उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है वो रिसर्च जो डिटेल ओवरव्यू देती है, डिटेल ओवरव्यू देती है। ओके, कौन सी रिसर्च जो डिटेल ओवरव्यू देती है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, यानी विवेचना के पूर्ण। ठीक है, एक कितनी सी बात समझ में आना, मतलब कि पूरी की पूरी चीजें किसी ऑब्जर्वर को A to Z, जैसे कि मैंने एक चॉकलेट का ही आपके सामने बताया था कि कितने % लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, कितने % लोग चॉकलेट ना पसंद करते हैं। ये एक क्या हुई, एक प्रॉब्लम हुई, इस पर हाइपोथेसिस अपन ने सेट करी। बट इसको जब डिस्क्रिप्टिव बेस पे बनाऊंगा तो इसका क्वेश्चन, इसकी सैंपल साइज, इसकी पॉपुलेशन साइज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। आई होप ये पॉइंट, छोटी सी पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब जो इसका बुकिश है वो क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर, फिनोमिना। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ रिसर्च एसोसिएटेड अ पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन। Who, what, when मीन्स के पूरी की पूरी जो रामायण गाथा जब गाई जाती है किसी रिसर्च के अंदर, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर में आती है। जब हम किसी चीज को डिटेल में बात करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जब आपका ऐसे जो क्वेश्चन आता है वो डिस्क्रिप्टिव है, लिखा रहता है ना बुक के अंदर की डिस्क्रिप्टिव में आंसर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आंसर दीजिए, डिस्क्रिप्टिव नेचर का आंसर दीजिए, तो इसका मतलब कि लार्ज में लिखना है। Descriptive study often describe a study that concern finding out what is, attempt to gather quantifiable information that can be used, statistically analyze target audience or a particular subject. Descriptive research is used to observe, describe a research subject problem without influencing, manipulating the variables in any way. मतलब मैंने जो रिसर्च करनी थी कि यहाँ पर how many people लाइक चॉकलेट, ठीक है, अपन ने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हाउ मेनी पीपल लाइक चॉकलेट। ये एक रिसर्च का क्वेश्चन है। जब मैं इसको डिस्क्रिप्टिव बेस पे पूरी की पूरी सिचुएशन लिखता हूँ और केवल ऑब्जर्वेशन मेथड से केवल देख रहा हूं, मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा तुम चॉकलेट खाने से नुकसान होता है, तुम्हें पता है क्या, वो कहेगा नहीं पता। अच्छा तुम चॉकलेट खाते हो, तो फिर वो थोड़ा सा झिझकेगा बोलने में, वो बोलेगा कि हाँ सर, तो अभी सर को, किसको, जो इन्फ्लुएंसर होगा, जो रिस्पोंडेंट होगा, वो इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो इन्फ्लुएंसर किसी भी वे से उसको
मैनिपुलेट नहीं करता, उसको इफेक्ट नहीं डालता। यहाँ पर वो केवल ऑब्जर्व करता है, वो देखता है किराने की दुकान पे जाके चुपचाप बैठ के सीसीटीवी कैमरे से कि कितने लोग चॉकलेट ले जा रहे हैं, द सेलिंग कॉस्ट कितनी है, सेल कितनी हो रही है और उसके कंजप्शन कितना है, दैट इज इंक्लूड इन द डिस्क्रिप्टिव कॉस्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सॉरी। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डज नॉट अटेम्प्ट टू आंसर व्हाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है ये देखने की कोई कोशिश नहीं है, बस ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर जैसे कि एप्पल गिरा था आप सबको पता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है किसी ने पहले कोई सोचा नहीं, न्यूटन साहब ने सोचा तो उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिला। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी सोची, जैसे कि इसमें ऐसा क्या क्यों होना चाहिए। इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कभी भी क्यों का क्वेश्चन नहीं होता, दैट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज अ पर्टिकुलर आउटकम, यही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है, ऐसे हमने रिसर्च करके आंसर फाइंड आउट करा। लेकिन क्यों आंसर यही आया, क्यों लोग 80% लोग चॉकलेट पसंद करते हैं और 20% लोग चॉकलेट ना पसंद करते हैं, इसका जवाब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं होता। बात समझ में आई ना, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब कुछ टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि रिसर्च के कुछ टाइप्स नहीं होते, ये केवल उसका एम या उसको कलेक्शन ऑफ द डेटा या उसकी डूइंग अ पर्टिकुलर रिसर्च, यानी कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किन किन मेथड से कर सकते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप ये सुन लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, बार बार इस यूनिट में आता है। ठीक है, आज लाइट का फ्लक्चुएशन है, चेंज नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा रेन हो रहा है इसलिए वो फ्लक्चुएशन आपको थोड़ा सा ब्लिंकेज की आज प्रॉब्लम आएगी। इसका हमने बहुत सॉल्यूशन करके देख लिया, इन्वर्टर पे भी पूरी लाइन डाल दी है, फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है, पर इतनी मेजर इशू नहीं है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब ये ऑब्जर्वेशनल मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्जर्वेशनल मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये यहाँ पर है, एक इसके आगे यूनिट में भी है, एक एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है, इसके अंदर हम फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को, इसके अंदर हम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि अगर मैं तो बच्चों को कह दिया क्योंकि मैं टीचर हूं, तो अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम जो रेस्पोंडेंट होने वाले होते हैं उनको फ्री एटमॉस्फेयर पे रखा जाता है, मींस उनके कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करा जाता, केवल ऑब्जर्व करा जाता है। जब खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कोच केवल ऑब्जर्व करता है और चेक करता है किसने किस बॉल पे रन बनाया, किसने किस बॉल पे आउट हुआ, किसने किसी बॉल को कैसे अप्रोच करा, वो क्या कहलाया ऑब्जर्वेशनल मेथड। इन्फ्लुएंस नहीं करा, इन्फ्लुएंस बाद में और पहले करता है कोच, ऑन द ग्राउंड नहीं करता है। ठीक है, बहुत से क्रिकेट में नहीं होता, फुटबॉल में तो ऑन द ग्राउंड भी चलता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ द एक्शन। मेन क्या होता है ऑब्जर्वेशन में, हम केवल रिव्यू और रिकॉर्ड ऑफ द एक्शन करते हैं, केवल देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अब द नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा होता है नेचुरल, यानी कि स्वाभाविक, उसको पता भी नहीं होता कि उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। जैसे कि हमें पता भी नहीं है कि फेसबुक और गूगल और ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये लिंक्डइन ये सब हमारा डेटा ले रहे हैं कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें उसकी पता ही नहीं। लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में वो हमसे डेटा कलेक्ट करते हैं और पता करते हैं, अच्छा भाई साहब को पालक पनीर बहुत पसंद है, मटर पनीर बहुत पसंद है, खाने के आइटम के वीडियो बहुत देखते हैं, तो चलिए इनको कोई खाने की सामग्री का वीडियो दिखा देते हैं, कोई अप्लायंसेस का वीडियो दिखा देते हैं, इनको परचेस करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। किसी को फैशन के लिए कपड़े बहुत पसंद है तो उनको फैशन का ऐड दिख जाता है। ये जो हम गूगल पे ऐड देखते हैं, आप भी देखेंगे कि आप मेरा जब यूट्यूब पे वीडियो ऑन कर रहे होंगे तो वीडियोस के जो स्टार्ट में ऐड आता है वो रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट चेंज होता है। आपका ऐड अलग होगा, आपके दोस्त का ऐड अलग होगा, भले आप सेम टाइप से करें, सेम टाइम में ओपन करें, लेकिन जब डिवाइस से वो आपको जान रहा है, आपसे नहीं जान रहा है, डिवाइस से जान रहा है, तो डिवाइस से वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। ये एग्जामिनर बच्चों के साथ करते हैं, एमबीए में बहुत यूज होता है, आपको पता ही है। इन डेप्थ स्टूडेंट, इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द टेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि केस स्टडी के अंदर हम एक टास्क दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको चेक करना होता है कि वो चीज कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। देन है सर्वे मेथड। इसके अंदर जब हम मास पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो सर्वे मेथड, बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड और सर्वे मेथड सिमिलर होता है। सर्वे मेथड के अंदर एक क्वेश्चनर भी फिलअप करा दिया जाता है कि
क्वेश्चनर फिलअप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही मेथड है। क्वेश्चनर का क्या मतलब है कि प्रश्नावली दे दी जाती है, जैसे कि जो जनगणना वाले होते हैं, अभी तो बंद करी हुई है कोरोना काल के कारण, लेकिन जब जनगणना वाले आएंगे, जब सेंसस वाले आएंगे, तो वो पूछेंगे आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, परिवार में कौन कौन है, उन सबकी क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज बेसिकली ए सर्वे मेथड। क्वेश्चनर बेसिस पे, नॉन क्वेश्चनर बेसिस पे हम डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू, आधार के थ्रू, ठीक है, उसके ट्रेस के थ्रू, दैट इज अ सर्वे मेथड। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको, ऑब्जर्वेशनल केस ऑफ सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने लिख भी रखा है बीआरएम के अंदर, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो अब ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। पहले तो एक बात इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देना, और यदि आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी समझ में आ गई है तो ये दोनों उसी के ही टाइप हैं। किसी वैज्ञानिक ने इसको लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल बोल दिया, किसी ने ऑब्जर्वेशन पे रोक दिया, मींस कि नहीं उसकी फर्दर डिस्कस हुई। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, अब थोड़ा सा अपन इसकी डिटेल में जाते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी is the defined observational study where data is collected for a whole population in a single point of time। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी पूरी पॉपुलेशन से एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। या जैसे कि इन द एज ऑफ 25 एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है, रेड सिग्नल, रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकना है, ठीक है, जो भी रुक रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिमिलर है, भले वो छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, नाटा हो, ठीक है, तो वो रेड सिग्नल पे एक कॉमन है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ईच एंड एवरी रेस्पोंडेड इन अ सिमिलर मैनर, लाइक कि एज 25 के अंदर वो सिमिलर है। तो अगर मेरे को स्टडी करनी है कि 25 साल की उम्र के अंदर किसी व्यक्ति में जेंडर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जेंडर की क्या ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस हैं, या किसी मेल के अंदर कौन से डिफरेंसेस हैं, फीमेल के अंदर कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन सी उनकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, तो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लाइक द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, देखो मैंने कहा था ना कोई डिसिमिलरिटी मेजर नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर डिसिमिलरिटी पूछी जाती है। इट इज आल्सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन विच द डेटा इज गैदर्ड द सेम सैंपल रिपीटेटिव ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। Longitudinal study can last few years, even the decades, depending upon the information need to the obtain. The benefit of conducting longitudinal study, the researcher can make notes the changes and make observation to detect any changes. अब longitudinal study के अंदर होता क्या है, इसके अंदर ऐसा होता है कि रेस्पोंडेंट एक ही है, लेकिन उसका हमने जब डिफरेंट एज पे एक ही रेस्पोंडेंट है, हमारे मिस्टर पिंटू, पहले मैंने क्या करा था, पहले पूरी पॉपुलेशन का 25 एज पे एनालिसिस करा था। अब मैंने क्या करा, मिस्टर पिंटू का एज 10, एज 20, एज 25, एज 30, एज 35, एज 40, एज 45, इस पे मैंने उसका एनालिसिस करा। तो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुआ। दोनों में बेसिस सेम है, दोनों में ऑब्जर्वेशन मेथड फॉलो किया जाता है, दोनों में इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पर वो डिकेड में भी हो सकता है, लेकिन रेस्पोंडेंट जो है वो सिमिलर है। अब वो तो मैंने मिस्टर पिंटू का एग्जांपल दे दिया, हो सकता है पे 50 आदमी होते, हो सकता है पे 100 आदमी होते। जैसे नासा एक्सपेरिमेंट करती है कि भाई 20 आदमियों को उनका एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में रखा और उनका डिफरेंट एज ग्रुप एनालिसिस करा कि बॉडी कैसे बिहेव करेगी, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई। अब दोनों के अंदर डिफरेंस देखो बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर एग्जाम इसका एक चार्ट के माध्यम से आपको लिखवा दिया है। क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये कहती है कंडक्ट एज कंपेयर टू द क्विक होती है, ये क्विक होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल तो हमको एक ही साल में करनी है ना भाई, क्रॉस सेक्शनल क्या करनी है 25 साल की एज में कर देनी है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कब होगी, ये होगी
एक साल में भी हो सकती है, फ्यू इयर्स में होगी, इवन डिकेड्स भी लग सकते हैं, दशक भी लग सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंसर्न तो गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है, जबकि ये एक प्रॉपर इंटरवल 5 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 25 साल लॉन्गिट्यूशनल स्टडी चलती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्ट विद द डिफरेंट सैंपल, यहाँ पर डिफरेंट सैंपल हम ले सकते हैं पॉपुलेशन के, जबकि लॉन्गिट्यूशनल स्टडी सेम सैंपल के साथ ली जाती है। यहाँ पे मैंने बोला था ना, वही 50 लोग हैं जिनके ऊपर हम पूरे 20 साल रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर हम एज 25 एक पॉइंट फिक्स करा, लेकिन हम सैंपल बदल के देख सकते हैं। इंडिया के एज 25, अमेरिका के एज 25, अफ्रीका के एज 25, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैन नॉट पिन डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और लॉन्गिट्यूशनल जस्टिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वैसे तो ऑब्जर्वेशन दोनों ही काइंड की स्टडी के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं चेक किया जाता, लेकिन लॉन्गिट्यूशनल स्टडी हमें केवल आइडिया देती है, केवल जस्टिफाई करती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि जिस रिस्पोंडेंट है उससे हम कंटिन्यूस जुड़े हुए होते हैं। जबकि क्रॉस सेक्शनल तो हम एज 25 की, सपोज मैं कहता हूं, एक ही एग्जांपल चॉकलेट का लेते हैं, चॉकलेट से आगे ही नहीं बढ़ा मैं, ठीक है, चलो चॉकलेट अब छोड़ दो, मेरे को तो पसंद है नहीं ईमानदारी से चॉकलेट। अपन आ जाते हैं गुलाब जामुन पे, ठीक है, वो बड़े पसंद है। तो गुलाब जामुन पे आए तो किसी ने कहा कि एज 25 में यूथ को गुलाब जामुन पसंद है, तो कहा कि 95% लोगों को पसंद है, 5% लोगों को पसंद नहीं है। तो कॉज एंड इफेक्ट, क्यों पसंद नहीं है और क्यों पसंद है, उसका इफेक्ट एनालिसिस नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे कहा कि द एज ऑफ द 10 to 20 मेजर ऑफ द 80% पॉपुलेशन लाइक गुलाब जामुन। तो अब ये क्यों पसंद है, क्योंकि उनका जो, अगर उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप केवल डिस्क्राइब होता है, यहाँ पे भी चेक नहीं हो रहा, केवल डिस्क्राइब हो रहा है, क्योंकि 10 साल में पसंद था इसलिए 11वें साल में पसंद हुआ, इसलिए 12वें साल में पसंद हुआ, इसलिए 13वें साल में पसंद हुआ। आप एमबीए फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो सेकेंड ईयर में गए, अगर आपके ऊपर 2 साल कंडक्ट स्टडी करती है एमएचआरडी, तब पता चलता है कि कितना गुड अच्छा रिसर्चर बन रहा है, कितना गुड अच्छा बिजनेसमैन बन रहा है। क्यों? क्योंकि केवल उसमें भी ऑब्जर्वेशन स्टडी करती है। कोई एमएचआरडी आती है आपसे सर्वे करवाने के लिए, और कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में करवाई जाती है, और कॉलेज से डेटा लिया जाता है कि आपके कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। सो दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को केवल जस्टिफाई करती है, मतलब एक्सप्लेन करती है ना। बाकी इसके अंदर इंटरप्रिटेशन इसमें भी नहीं होता, इंटरप्रिटेशन करती है, सॉरी, इंटरेक्शन इसमें भी नहीं होता, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल कैन बी स्टडी एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में हम बहुत सारे वेरिएबल्स स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एज एक 25 है, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक कि मेल ले सकते हैं, फीमेल ले सकते हैं। उसके अलावा और अगर हम वेरिएबल्स में जाते हैं, उनको ब्रॉडर करते हैं, इंडियन मेल ले सकते हैं, इंडियन फीमेल ले सकते हैं, अमेरिकन मेल ले सकते हैं, अमेरिकन फीमेल ले सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ इसका अपोजिट टाइप का होता है। ओवरऑल वन वेरिएबल, यहाँ पर केवल फोकस ग्रुप क्या है, 50 जने ही हैं, वही वेरिएबल हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंपैरेटिवली चीपर, ये बहुत सस्ती होती है और टाइम भी इसमें कम लगता है, और ये थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। कितने मैंने बताई, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके बोला था कि सर आप थोड़ा सा इसका रिवीजन का भी रिवीजन करा देना। तो चलिए जल्दी से अपन 2 मिनट के अंदर इस रिवीजन का भी रिवीजन कर लेते हैं। जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी, देखो सबसे इजीली आपको याद करवा देता हूं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्विक होगी तो चीपर होगी। जो क्विक है वो चीपर है, ये लार्ज है इसलिए कॉस्टली है, क्विक है, चीपर है, लार्ज है, कॉस्टली है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, ये एक इंटरवल टाइम में होगी, ठीक है। ये डिफरेंट सैंपल लिए जाते हैं, इसमें एक सिंगल सैंपल लिया जाता है, एक फोकस ग्रुप होता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अभी थोड़ा डिटेल में भी अभी आगे आएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करती, ये एक्सप्लेन करती है। और ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में है, और ये भी इंटरवल में है, और ओनली वन वेरिएबल स्टडी करती है, सॉरी ये मल्टीपल वेरिएबल स्टडी करती है, कौन सी, क्रॉस सेक्शनल, और ये ओनली वन वेरिएबल। क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड कंसेप्ट ऑफ कॉज, 20 मिनट का लेक्चर काफी है, आई होप थर्ड पार्ट बना देते हैं इसका, ताकि जल्दी से आप
इसमें, क्योंकि ये जो है इसमें अलग अगर मैं करा दूंगा तो आपको अभी दिक्कत आएगी, जितना मेरा अनुभव कहता है कि 20 मिनट्स यहाँ पर इनफ है, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको करवाता हूँ, उसके अंदर अपन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सारी चीजें सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और पार्ट में इसलिए बन रहे हैं ताकि आपका जो सीक्वेंस है पढ़ने का वो बना रहे, जो चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है वो भी बना रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अगेन थर्ड पार्ट में मैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।